नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मंथन में आज हम बात करेंगे चाचा का गेम ओवर। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। सीटों के बंटवारे का ऐलान होते ही एनडीए के साथ ही पशुपति पारस का पारा हाई हो गया। एक भी सीट नहीं मिलने से पशुपति पारस ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब चर्चा यह है कि पशुपति पारस को लेकर महागठबंधन में मंथन जारी है, यानी एनडीए से रूठे पशुपति पारस को मनाकर अपने साथ या अपने खेमे में लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि क्या चाचा भतीजे के इधर आने से दूसरी तरफ यानी गठबंधन की तरफ जाएंगे? क्या पशुपति पारस एनडीए वापस आएंगे या फिर तेजस्वी का दामन थाम लेंगे? यही है आज मंथन में सवाल। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ हो गई। बिहार में एनडीए की तरफ से सीट बंटवारा कर दिया गया। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा की है। वही उपेंद्र कुशवाहा जो सीट बंटवारे पर नाराज बताए जा रहे थे। एक तरफ नाराजगी की खबर आई तो वहीं विनोद तावड़े बिना देर किए उनसे मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात हुई, बात हुई। पर्दे के पीछे का क्या समीकरण रहा ये अभी तक साफ नहीं है, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी एनडीए से दूर हो गई। वहीं दूसरी तरफ सीट बंटवारे से बाहर हुए पशुपति पारस भी एनडीए से नाखुश हैं। बीते दिनों इस्तीफा देने की बात कही थी और कल उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से पशुपति को मनाने की कोई कोशिश नहीं की गई। वही टीम लालू की तरफ से पशुपति को पार्टी में शामिल होने के लिए इशारों में न्योता दे दिया गया। वहीं अगर बात करें पशुपति पारस की तो अभी वो वेट एंड वॉच की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा विनोद तावड़े से मुलाकात करने के बाद। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज मेरे दिल्ली आवास पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े जी से मुलाकात हुई। हमने बिहार की सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा की। इसका मतलब है बात बन गई, लेकिन चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग में बात बिगड़ गई। एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। चाचा भतीजे की इस लड़ाई में भतीजे चिराग ने बाजी मारी। अब एनडीए की तरफ से संदेश एकदम साफ है। पशुपति पारस एनडीए छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाएं, रहना चाहते हैं तो रहे। वहीं बीजेपी की लाइन से जेडीयू की लाइन थोड़ा अलग है। जेडीयू पशुपति पारस को लेकर अभी बिल्कुल शांत है। जेडीयू यही कह रही है कि चाचा भतीजे की लड़ाई में किसको कितनी सीट मिलनी थी वो बीजेपी को तय करना था और बीजेपी ने तय भी किया, यानी पशुपति को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी में सॉफ्ट कॉर्नर है। वहीं इसके इतर जीतन राम मांझी का कहना है कि पशुपति पारस एनडीए के सच्चे सिपाही नहीं है। अभी ये पशुपति कुमार पारस इस्तीफा कर दिया। देखिए, उनकी अपनी बात है। वो दो तरह की बात बोल रहे थे। पहले तो वो बोल रहे थे कि हम एनडीए का सिपाही, तो इस माने एक सिपाही अगर है तो सिपाही को जो आदेश होता है पालन करना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि सच्चा एनडीए के वो सिपाही नहीं है। जीतन राम मांझी ने पशुपति पारस की नीयत और नीति पर सवाल उठाए। हालांकि अब विपक्ष पशुपति पारस के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रहा है। तो एनडीए में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को।
और वो अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे। एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। इसका पॉजिटिव असर होगा इंडिया हाँ? में, पॉजिटिव असर होगा अगर आएंगे आप। पॉजिटिव असर हो रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि भले ही आरजेडी की तरफ से पशुपति पारस को लेकर बयानबाजी की जा रही है, लेकिन आरजेडी भी भाव देने के मूड में नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बिहार में पासवान बिरादरी के करीब 5.3% वोट है और पिछले कई चुनावों के आधार पर माना जाता है कि एलजेपी के पास बिहार के करीब 6% वोट है और इसमें एक बड़ा रोल जो है वो हाजीपुर लोकसभा का है, जहां से रामविलास पासवान सांसद हुआ करते हैं। 2019 में बहरहाल यहाँ पशुपति पारस लड़े थे चुनाव और जीते थे, और जमुई से लड़े थे चिराग पासवान, वो भी जीते थे। पिछले दिनों मैं उनकी एक सभा सुन रहा था तो उन्होंने जमुई में कहा कि मैं कभी छोड़ूंगा ही नहीं इसे। अब हाजीपुर पे भी क्लेम कर दिया है, चाचा नाराजी हाजीपुर पे थे। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शरीफ जाहिद अंसारी जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है, पूनम सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, और गोपाल कृष्ण जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। अभी 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं रुख करूंगा पूनम सिंह जी का। पूनम सिंह जी, क्या बात हुई, क्यों पशुपति पारस जो कि एक सच्चे सिपाही के साथ एनडीए में शामिल हुए थे, उन्हें क्यों, मैं एनडीए से अलग तो नहीं हुए, लेकिन कैबिनेट से इस्तीफा देने पे क्यों मजबूरी आ गई? देखिए, माननीय पशुपति पारस जी अपना इस्तीफा दिए हैं तो अपना मीडिया के सामने आकर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको जो मान सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिले। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी पशुपति पारस जी को 2.5 साल आपने देखा होगा कि कैबिनेट में मंत्री बना करके दर्जा देने का काम किए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबको सम्मान देने का काम करती है। रही सीट की बात, तो सीट की बातचीत चल रही है, उसमें ये नहीं कह सकते कि उनको जगह नहीं मिली है, उनको जगह दिया भी जा सकता है। लेकिन अभी कुछ जो बातें हैं जो कंफर्म नहीं हो पा रही है, उसके बीच दोनों शीर्ष नेतृत्व के बीच में बातें चल रही है और इसको देखने को भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं यदि सब चीज आपको चुनाव के द्वारा ही जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, बहुत कुछ भी इसके आगे भी है, वो भी हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है, चाहे आप किसी जाति की बात करें, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की खास करके आपने सुना होगा कि सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान हम लोग करते हैं। तो पशुपति जी आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से उन्होंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, ये नहीं कि हमने एनडीए से अपना पार्टी अलग कर लिए, अपना हम दूसरे पार्टी में जाने का ऐलान करते हैं। उन्होंने इस चीज को भी घोषणा नहीं, सीटें क्यों नहीं मिली उन्हें सीटें दी क्यों नहीं गई? 5 सीटें जब चिराग पासवान को दी जा रही थी, जो कि कैबिनेट मंत्री भी नहीं थे, वो तो चिल्ला कर विधानसभा चुनाव में कोसने का काम कर रहे थे नीतीश कुमार को। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं बीजेपी का हनुमान हूं, लेकिन जब पार्टी टूटी तो अपने चाचा के खिलाफ थे। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, तभी उनको सीट नहीं दी गई। कुछ नजरिया तो बीजेपी ने अपनाया होगा बिहार में। क्या दिक्कत आ गई भाई कि आप अपने कैबिनेट मंत्री जो आपका घटक दल है एनडीए का, उसको एक भी सीट नहीं दे रहे हैं? और अलग अलग जब पार्टी, उसके बाद तो कोई चुनाव नहीं लड़ा दोनों ने, ना चिराग ने लड़ा ना इन्होंने लड़ा। देखिए, बातें चल रही है और इसको लेकर वो लोग चाचा भतीजे की आपसी जो विवाद है उसके चलते ये सब जो टकराहट हुई है। जब लड़ाई हुई थी तो ये कहा गया था कि असली जो सेवक है देश के वो इधर है, ये भी कहा गया था, वो देश का विकास सुन रहे थे। अब ये लड़ाई आप बता रही कि निजी हो गई, क्या बात कर रही हैं आप? इस तरीके से तो नहीं हो सकता कि जब लड़ाई हो तो चाचा को घसीट लिया, चाचा को हमने मंत्री पद दे दिया और वो कहते रह गए चिराग पासवान मैं हनुमान हूं, मैं अंगद हूं, और सब कुछ बता डाला, सारे भगवान उन्होंने जोड़ दिए कि मैं अमित शाह जी का हनुमान हूं। हनुमान को लगता कुछ दे दिया गया आपकी? गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, ये पासवान जी भी कर रहे हैं। इसमें तो ये नहीं कह सकते कि वो हमारे पार्टी से अलग हट गए हैं। आज भी हमारे पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है और कुछ ना कुछ तो उनको मिलेगा ही। इसमें कहा कि है किंतु परंतु की नहीं मिलने वाला है। अच्छा, कुछ मिलेगा, ये कंफर्म है कि कुछ मिलेगा उनको?
कुछ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पासवान जी को जो मान सम्मान चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। हाजीपुर नहीं मिला लेकिन मान सम्मान मिलेगा। गोपाल कृष्ण जी का रुख करूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता है। अब तो आप थोड़ा सा हंसी मुस्कुराहट होगी, आज पप्पू यादव की पार्टी का भी विलय करा लिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा बिहार में कांग्रेस को कि चलिए तेजस्वी यादव कुछ तो भला कर ही रहे हैं कांग्रेस का। माननीय पप्पू यादव जी पूर्व सांसद रहे हैं, उनकी बात आप छोड़ दीजिए, ये भी बता दीजिए कि 4 बीजेपी के सांसद अलग अलग राज्य से कांग्रेस ज्वाइन किए हैं और एक्स सीएम सदानंद गौड़ा कर्नाटक में है, वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, सीएम रह चुके हैं वो बीजेपी से, वो ज्वाइन करने वाले हैं। मैं वही बता रहा हूं, आप लोग का तो इस टाइम बिल्कुल जोश हाई होगा ना। आज बिहार की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहां पर पप्पू यादव को आप लेके आए हैं और टिकट दे रहे हैं उनको कि नहीं, कि उनको भी मार्गदर्शन मंडल में डाल रहे हैं? जो लोग भारत देश के साथ खड़े हैं, बिहार राज्य के साथ खड़े हैं, वो कभी एनडीए में नहीं रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में एक छोटा सा रुई का फैक्ट्री बिहार में नहीं खोला 10 आदमी के लिए, सिर्फ झूठ बोलना। और मैं किसी पार्टी का नाम क्यों लूं जो बहुत छोटी पार्टी है, एलजेपी वगैरह, इसका तो ये दुर्दशा किया कि इनके पूरे सामान को निकालकर बाहर फेंक दिया था रोड पर। मैं उस दिन उसी रोड पर उस वक्त घूम रहा था, कुछ वजह थी, हमारी पार्टी ऑफिस में था तो मैं वहीं था, तो 12 जनपद में था इनका, तो इनको बाहर में कर दिया। उसके बाद भी दोनों लोग अपनी बेशर्मियत और हया छोड़कर भी एनडीए में मोदी जी का पांव पकड़े रहे कि एक एक सांसद की सीट मिल जाएगी। तो इसी लड़ाई झगड़े में इस बार एक बार चिराग हार गए थे, ये जीत गए थे, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री भी ले लिए और 5 सांसद लेके अलग भी हो गए। चिराग हार गए, आज चिराग जीत गए, ये हार गए। हो सकता है कल कुछ और गोटी खेल ले, क्योंकि यहां सारा खेल जो चल रहा है ये नीतीश कुमार जी ने के सहयोग से पारस जी हैं। अभी नीतीश कुमार जी के सहयोगी पारस जी थे, इसलिए उनको एक भी सीट नहीं दिया गया। मुख्य बात यह है, क्योंकि नीतीश कुमार से वो ज्यादा एलायंस थे, इसलिए उनको एक भी सीट नहीं दिया गया कि कल को अगर चुनाव लड़ लिए और कुछ सीट निकल गई और नीतीश कुमार कुछ सीट जीत लिए तो उन दोनों ने मिलकर, अगर कहीं ऐसा तो ना हो कि बीजेपी को नेगोशिएट करने मतलब बिहार में एनडीए गठबंधन के नेताओं पर जो है भरोसा नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिहार की जनता का नहीं। क्या आपने गांधी मैदान की रैली हमारी 3 फरवरी वाली नहीं देखी क्या? 3 मार्च वाली नहीं देखी, भीड़ बहुत देखिए, जनता आई थी ना भाई, विपक्ष में रह के हमने लाया था। विपक्ष में रहने पर कितनी परेशानी होती है, हर चौक चौराहे पर क्या किया जा रहा था कि बस का परमिट चेक किया जा रहा था। उस दिन जिस दिन हमारी रैली के लोग आ रहे थे, इस तरह की विडंबना किया। बीजेपी की सरकार आ चुकी थी, इन लोगों ने बस की परमिट नहीं आई। जब लोग हजारों लोग पैदल उतरकर चलने लग गए ना, तो शर्म से फिर छोड़ दिया गया कि ले जाने दीजिए बस। और हमारी विपक्ष में रहकर हमारी गठबंधन की रैली थी, सीपीआईएम की रैली थी, कांग्रेस और आरजेडी और माननीय अखिलेश यादव जी भी थे और दीपांकर भट्टाचार्य जी भी थे, माननीय स्टालिन जी भी थे, और पूरी गांधी मैदान भरना कोई मामूली बात नहीं है पत्रकार महोदय, ये आप अंदाजा रखिए। हुए बहुत बड़ा ग्राउंड है वो। जी बिल्कुल, उसकी कैपेसिटी बहुत कम थी, लेकिन उसकी जनता बहुत भीड़ आ गई थी। मैं आरजेडी के प्रवक्ता शरीफ जाहिद अंसारी जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई, जिस तरीके से आप लोगों ने गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक यूथ आइकन की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी बने तो नहीं लेकिन बढ़ गए हैं, जिस तरीके के उनके पास चुनावी मुद्दे हैं और वो लगातार एक ही मुद्दों पे डटे हुए हैं। जैसे राहुल गांधी अपनी न्याय जोड़ो यात्रा के समय जो वादे कर रहे थे, लेकिन वो शुरुआत से ही विधानसभा चुनाव से भी वो बहुत दिन बाद एक ऐसा नेता है जिसने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात करी है बहुत टाइम बाद, और लगातार अभी भी उसी पे वो अमल किए हुए हैं। जाहिद अंसारी जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी बिल्कुल नमस्कार। जी, आपका सवाल था पासवान वोटर्स के बारे में और पशुपति पारस जी का क्या इम्पैक्ट होगा वर्तमान जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसके ऊपर। पासवान वोटर्स की जो भी आबादी है, उसका जो नौजवान तबका है, वो जो 30 साल तक का जो तबका है, स्वाभाविक है कि वो एक आकर्षण होता है चिराग पासवान के प्रति, एक आकर्षण तो है। अब वो जैसे भी हो, भीड़ लगा के किया हो, कैसे किया हो, वो अलग बात है। तो नौजवानों का 30% वोट तो चिराग पासवान की तरफ जाएगा। रहा पशुपति पारस जी का, पासवान वोटर्स पर पशुपति पारस जी का व्यक्तिगत कोई असर नहीं है। अब जो व्यक्तिगत बहुत सा मंत्री रह करके इतने दिनों से राजनीति में है, काम किया है, तो व्यक्तिगत रिश्ता, व्यक्तिगत दबाव वो तो अलग है। लेकिन जिस तरह से आप सोच रहे हैं, हम लोग सोचते हैं, वैसा कुछ नहीं है। अब लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जो गंभीर बात है, ये
पासवान वोटर्स के ऊपर अभी जो आपने तेजस्वी जी के कॉल के बारे में कहा, रोजगार, स्वास्थ्य और वगैरह वगैरह, तो पासवान वोटर्स का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो एक बड़ी आबादी है, जो बुजुर्ग तबका है, वो चिराग पासवान के कहने पर वो जाने होने वाला नहीं है। वो एनडीए के तरफ ही जाएगा। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। रहा कुछ खेला तो आपस में है इसका। आप जैसे देखिए, अशोक चौधरी जी के पत्नी जमुई से चुनाव लड़ेंगी लोजपा के टिकट पर, और अभी आपने भी कहा कि नीतीश जी का पशुपति पारस जी के प्रति नीतीश जी के मन में सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ये बिहार की जनता ये सब जो सॉफ्ट कॉर्नर, ये सब जो खेल खान है ना, ये सब देख रही है। और मोदी जी के कारनामों से तो बिहार तो उबा हुआ है ही। इसलिए पासवान वोटर्स का जो बड़ा तबका है, प्रबुद्ध जो वोटर्स हैं, जो बुजुर्ग वोटर्स हैं, वो एनडीए को वोट करेगा। बिल्कुल। और पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने तीनों पार्टियों को सुना, लग क्या रहा है इस बार जो बिहार का वोटर है वो करना क्या चाहता है? क्योंकि वो हर बार किसी और सरकार को वोट देता है, लेकिन होता कुछ और है। देखिए, इस बार स्थितियां थोड़ी सी अलग हैं। देखिए, और बिहार देखिए एक सूत्रपात करता है। बिहार हमेशा से जो है बदलाव का एक जो है सूत्रपात बिहार करता रहा हमेशा से। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए तो और इस बार जो है कि पूरे देश में ही एक थोड़ा, क्योंकि देखिए 10 साल होता है, एक बहुत बड़ा समय होता है। जनता जो है 5 साल देती है, आप पे विश्वास करती है, और उसके बाद 10 साल तक वो उम्मीद रखती है। तो वो है। और बिहार में तो वैसे भी आप देखिए नीतीश कुमार के चलते हुए जो मुझे लगता है कि वहाँ जनता अब जो है नीतीश कुमार की स्टेबिलिटी नहीं है। नीतीश कुमार जिस तरह से पाला बदलते हैं और उसको लेके उनकी विश्वसनीयता कम हो गई है। तो एक जो बिहार की जनता है वो अपने को ठगा महसूस कर रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अभी आधार उतना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जातीय समूहों को वो टिकट देके अपना वोट बैंक तो तैयार करती है अपनी सीटें बढ़वाने के लिए, लेकिन वो जो सोशल जस्टिस है वो कभी उसको रास नहीं आता है, और न कभी वो उसकी जो है उसका प्रमोशन करती रही है। वो जातिवाद के खिलाफ उस तरह से है कि वो जातियों को एम्पावरमेंट पे विश्वास नहीं करती। इसीलिए नीतीश कुमार लेके आए थे, देखिए, जातीय जनगणना का मामला, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी ओपनली नहीं सपोर्ट किया उसको, और ना वो करेगी वो। तो ये समस्या, इसलिए बिहार में उसकी पैठ उतनी नहीं हो रही है। और राम मंदिर का जहां तक मामला या धर्म का मामला है, उत्तर प्रदेश में तो सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन बिहार में उतना नहीं। बिहार का जो युवा खासकर है, वो युवा थोड़ा सा है, जागरूक युवा है, वो सोचता समझता है, विमर्श करता है। वो जो है कि वो चीज़ों को नापता तोलता है, और उसका एक्सपोजर है। देखिए, बिहार से बहुत माइग्रेशन हुआ है, तो बिहार पे दूसरे दिल्ली का प्रभाव है, दूसरी जगह का प्रभाव है जहां निकला है वो, और दूसरे बाहर के विश्वविद्यालयों में पढ़ा हुआ है, वो उसकी समझदारी कहीं बेहतर है। और वैसे भी बिहार के जो है कि आप देखिए चौराहे चौराहे पे जो है पूरी राजनीति आप वहां देख लीजिए, डिस्कस करें, तो मुझे लगता है बिहार की जनता जो है वो एक अपने को ठगी महसूस कर रही होगी निश्चित रूप से, और बदलाव की वो भी इच्छा जाहिर करेगी। और यही उन्होंने उम्मीद करी थी जब उन्होंने महागठबंधन को जब दिया था, तो वो एक परिवर्तन लाने के लिए फिर नीतीश जी जो है कि वहां से बीजेपी के पास आए, और बीजेपी के पास से फिर जो है वहां चले गए, और फिर जो पलटी खा गए वो। तो अब जनता देखिए उठ चुकी है। मुझे लगता है जनता को एक युवा नेता चाहिए। तेजस्वी यादव का मैं उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक जो है ये दिखाया है कि किस तरह से जनता के बीच में जाके और जनता के मुद्दों को लेके, देखिए, बहुत भटकाने की कोशिश आज की राजनीति करती है। बहुत सर, बहुत, मतलब किसी एक मुद्दे पर इस तरीके से डाइवर्ट हो जाता है कि असल मुद्दे हमेशा छुप जाते हैं। ये एक बार, ये तो 4-5 चुनाव से हो रहा है, लोकसभा विधानसभा मिला के। ये आज की राजनीतिक दलों का ये एक तरह का स्ट्रेटजी हो गई है कि मूल मुद्दों को वो पूरा कर नहीं पाते हैं जनता के, उसको भटका दो चुनाव के समय, दूसरे मुद्दे ले आओ। लेकिन ये इस बात का क्रेडिट मैं दूंगा तेजस्वी यादव को कि उन्होंने कोशिश करी है कि पूरी तरीके से जो है कि वो इन मुद्दों पे जो है, चाहे रोजगार का मामला हो,
या जनता से जुड़े जो स्वास्थ्य का, शिक्षा का मामला हो, लगातार वो यही बात करते रहे जब भी वो अपने यात्रा पे निकले। और पूरा, और राहुल गांधी भी जो है जाति जनगणना और जो है भागीदारी की बात, बाकियों ने, नीतीश कुमार जिन्होंने शुरुआत करी थी, देखिए क्या ट्रेजेडी है और राजनीति कैसे पहुंच जाती है किस मोड़ पे। आप अपने स्वार्थ के लिए किस तरह से, वो जिन नीतीश कुमार ने जो है इसकी शुरुआत करी थी और बिहार में उन्होंने उसको लागू किया, वही नीतीश कुमार जो है अलग हो गए और अब तो सांप सूख गया उनको, वो बोलते ही नहीं है। और राहुल गांधी वहां नीतीश कुमार की भूमिका में है और बढ़ चढ़ के जो है कि वो भागीदारी की, जातीय भागीदारी की बात कर रहे हैं वो। तो देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कम से कम बिहार और उत्तर प्रदेश में, और बिहार में खासकर जाति समूह मजबूत है, वहां पे सोशल जस्टिस बहुत समय से चलता है और लोग उसी के आधार पे पार्टियां, इसीलिए वहां की रीजनल पार्टियां हमेशा मजबूत रही हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वहां पैठ करना आसान उतना नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि वो इस बार अगर वही बात रही जिस तरह की हमने भीड़ देखी, अगर वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो गई, जी हाँ, तो आप तो फिर खेला हो जाएगा। फिर समझिए कि वो फिर एक जनमानस का जो है वो जो है एक तरीके से उनका एक उसके मरम को आप समझ सकते हैं जनमानस की। बिल्कुल। पूनम सिंह जी, कुछ सवाल जो ऐसे होता है कि पूछ लिए जाए, अक्सर कई बार ये होता है कि डिबेट में जब आए भाजपा प्रवक्ता तो पूछना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर जितनी बातें की जा रही थी, सुशील मोदी को मैं सुन रहा था, यही सम्राट चौधरी अब पता नहीं कैसे अपना जो सर पे बांधे हुए हैं मुरेठा वो कैसे खोलेंगे। उन्होंने कहा था नीतीश चाचा को हटाएंगे तभी, अब उन्हीं के बगल में बैठ गए। पशुपति पारस बेचारे इतने बड़े मन से आपके पास आए, आपने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया, आज इस्तीफा दे दिए, 1 घंटे बाद मंजूर हो गया। जो व्यक्ति विधानसभा चुनाव में हनुमान था, आज उन्हें राम की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया, आज वो राम भक्त हो गए। ये चल क्या रहा है बिहार की राजनीति में? सुशील मोदी एक दिन पहले तक कहते हैं कि बड़े खराब व्यक्ति हैं, शाम को बयान आता है कि ये राजनीति है, सबके खिलाफ, सबके लिए द्वार खुले रहते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है ये, आप भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं, पार्टी के जितने लोग वो भी जानते हैं कौन क्या कहता है और कौन कब किसके साथ जा सकता है, ये किसी को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये राजनीति है और लोकतंत्र में कुछ भी ऐसा चीज है कि जो संभव ना हो। और यदि नीतीश जी ने कहे तो नीतीश जी ने इसको स्वीकारा भी कि मैं, आपने देखा प्रधानमंत्री का जो बेगूसराय में रैली थी तो उस समय नीतीश जी स्वयं कहे कि मैं 2 बार आप आए थे, मैं इधर उधर 2 बार चला गया था, लेकिन अब आ गया हूँ, मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा, साथ में रहूंगा। तो नीतीश जी कहे थे। अब रही बात तो यह, अखिलेश जी भी, ममता जी भी अलग लड़े थे चुनाव, लेकिन आज एनडीए गठबंधन लोग एकजुट होकर आए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को, पार्टी को नहीं, विशेष व्यक्ति को उनको हटाना था। आज वो लोग कहाँ है? आप देख रहे होंगे कौन कितने सम्मान देने का काम कर रहा है। नीतीश जी ही एनडीए गठबंधन के सूत्रधार थे, लेकिन नीतीश जी को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वह वहां मिला नहीं, तो वो आ गए भारतीय जनता पार्टी में। तो कहीं ना कहीं सूत्रधार इस तरह से, ममता जी बंगाल में अकेले चुनाव लड़िए, ये लोग कहेंगे कि हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं। ये लोगों के पास आज बिहार की जो सीटें हैं, ये लोग घोषणा नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार में हम लोग को कितनी सीटें, कौन किस सीट पर लड़ेगा। आज ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो क्या ये लोग साबित करना चाहते हैं? और जो कहे कि 3 मार्च, आरजेडी के प्रवक्ता कहे कि 3 मार्च को बहुत भारी गांधी मैदान में लोग जुटे थे, ये बताने का काम करे थे। 3 मार्च को जो आप लोग को रोकने का काम किए थे, 1 रात पहले इन्होंने पटना में 500 रुपए देकर जो डांस होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्केस्ट्रा ला करके लोगों को रोकने का काम किए थे। पूरे पटना की जनता रात पर सोई नहीं थी। आप बात करते हैं भीड़ की, गांधी मैदान एक तो खाई नहीं पा रहे होते, सिर्फ 9 झंडे वहां टांगे होते जो कि मूड़ी काटने का काम करता है। और ऐसे पार्टी के लोगों के झंडा, आपके आरजेडी और कांग्रेस के झंडे नहीं दिख रहे थे। आप बात करते हैं आपकी संख्या कहाँ थी? आपकी कोई संख्या नहीं थी। और रही बिहार के विकास की बात, तो बिहार के लिए जो माननीय नीतीश जी और हमारे एनडीए के गठबंधन के नेता किए हैं, और 2 बार आपके सहयोगी जो आरजेडी के नेता है उनको सम्मान देने का और बिहार की जनता ने मान सम्मान देने का काम किया था। आपने 10 साल में क्या किए? जंगल राज लाए थे, आपने नरसंहार लाए थे, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करे थी। जो हॉस्पिटल थे उस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बैठते थे, वह कुत्ते बैठते थे। आप बात कर रहे हैं विकास और बिहार की,
ये एनडीए के सरकार में ही हुआ कि हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठने को मिले, रोड जो गड्ढे थे आज चलिए तो 3 घंटे में आप पटना से सासाराम पहुंच जाते हैं, और वही रास्ते आज देखिए। और आपके शासनकाल में जो 10 साल थे उस समय की, तो बिहार के विकास के लिए जो एनडीए और जो अभी तेजस्वी ने नौकरी दी है, इनका भी तो जिक्र करिए। तेजस्वी जी नौकरी और जो पेपर लीक हुआ इसकी तो बात करिए। कहां से, अब सारे विकासों की बात तो करिए मैडम। आपने सिर्फ बता दिया नीतीश जी अच्छे लगे, नीतीश अच्छे लगे जब उन्होंने राहुल तेजस्वी यादव को छोड़ दिया। उससे पहले आप ही की पार्टी के एक विधायक रो के कह रही थी कितना क्या क्या कह डाला था मीडिया के सामने आके। एक बयान पर पूरी भाजपा उन्हें दुनिया का सबसे बुरा आदमी बताने को तैयार थी। आज आपके मुंह से गुणगान सुन के मुझे तो आश्चर्य है। और राजनीति, आपने सही बात कही थी, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, आज साबित भी हो गया। आप सुनिए तो पहले। अरे हम आप ही को सुन रहे हैं, हम तो पिछले कई सालों से सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बात जो आज चिराग पासवान और पशुपति पारस की हो रही, बिल्कुल सही बात है कि घर उनका खाली कराया गया, बेचारे रो रहे थे, वीडियो तक जारी कर दिया। उसके बाद कई बड़े नेताओं ने, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मिलने तक से मना कर दिया था चिराग से। आज वो चिराग 6% वोट की बात है, सिर्फ 6% वोट, वो भी चिराग के पास आएगा या नहीं ये भी नहीं पता है। देखिए राजनीति में आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग, आप बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रही कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में क्या राहुल गांधी भाजपा के अध्यक्ष थोड़ी हो जाएंगे? कुछ भी होने से मतलब इस पे थोड़ी जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी, आप कह रही कुछ भी हो सकता है। अरे कुछ भी होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप एक पक्की बात करिए। आप कह रही 10 लाख भीड़ क्या ऑर्केस्ट्रा बुला के रुक सकती है? मैडम एक चीज बता दीजिए। अरे ये सब वही बात है कि जो फेसबुक व्हाट्सएप पे आ गया। नहीं, हम सीधा रुक करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता का, लेकिन एक ब्रेक का समय है, हम आरजेडी के प्रवक्ता का इस पर रुक जानेंगे। क्या ऑर्केस्ट्रा लगा के वो गांधी मैदान की भीड़ थी जिसमें बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे इंडिया गठबंधन के लोग? इस पर बात करेंगे शरीफ जाहिद अंसारी से, जो आरजेडी के प्रवक्ता है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं माफ करिएगा शरीफ जाहिद अंसारी जी का, आरजेडी के प्रवक्ता है। एक बड़ी बात कही गई पूनम सिंह जी द्वारा, जो कि भाजपा के प्रवक्ता है। उन्होंने कहा कि जो भीड़ रोकी गई थी ना, वो ऑर्केस्ट्रा लगाई गई, लोगों को परेशान किया गया। अंसारी जी क्या कहेंगे आप? देखिए 3 मार्च को गांधी मैदान आने वाले भीड़ को नीतीश की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने रोका तो जरूर, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे वो बीजेपी के लोग हैं, वो तो सच्चाई को तो मानते नहीं है और झूठ जोर से बोलते हैं, वो तो उनकी आदत है और वो जग जाहिर है, उसके बारे में वो कुछ कहना नहीं है। एक बात इनकी बहुत खराब लगी, ये कैसे ये लोग राजनीति करते हैं कि मुड़ीकटवा पार्टी बोल दिया माले को। माले का तो कदम चूमना चाहिए इन लोगों को। माले गरीबों के लिए, दबे कुचलों के लिए सड़क पर संघर्ष करती है। ये लोग संघर्ष करते हैं, ये लोग तो मॉब लिंचिंग करते हैं। मॉब लिंचिंग करवाने वालों को ये लोग स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं। ये लोग बलात्कारी को छुड़वाते हैं। ये लोग, गुजरात में तो मिसाल है बिल्किस बानो के बलात्कारियों का, इसने जेल से छुड़वाया। यही तो दिक्कत है कि ये लोग किस तरह की राजनीति करते हैं। राजनीति को तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अब ये बात कि वो भीड़ जो थी गांधी मैदान में आए थे, वो बिल्कुल नौजवानों की भीड़ थी, जो रोजगार के लिए, स्वच्छ राजनीति के लिए, अच्छी राजनीति के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, धार्मिक एकता के लिए जो लालायित है, वही भीड़ थी वो। और वो मोदी के कारनामों से उबी हुई भीड़ थी वो, मोदी के कारनामों से इनकार करने वाली भीड़ थी वो। उसमें सभी पार्टियों का मेहनत था, माले का भी मेहनत था, दीपांकर भट्टाचार्य ने भी काफी मेहनत किया, तेजस्वी यादव जी ने भी किया, सीपीआई के लोगों ने भी किया, सीपीएम के लोगों ने भी किया, कांग्रेस के लोगों ने भी किया। तमाम लोगों की मेहनत का नतीजा था कि शायद हम लोगों ने जेपी आंदोलन के वक्त में भी गांधी मैदान में भीड़ जमा किया है, उससे भी शायद ये बड़ी भीड़ थी ये। और ये पहचान है, ये संकेत है, ये अलामत है कि इस बार बिहार एनडीए को सबक सिखाएगा और बिहार दिशा देगा इस देश को। पीयूष सर, 40 सीटें हैं बिहार में, और अभी कुछ दिनों पहले जो अब एनडीए के सूत्रधार लग रहे हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था 80 और 40 120 पर हमारा फोकस है और इतनी गारंटी है कि इन सीटों पर हम एनडीए को जीतने नहीं देंगे। लेकिन जो
भौगोलिक स्थिति बिहार और उत्तर प्रदेश की मैं मानता हूं लगभग समांतर हैं, और जिस तरीके से लगातार राजनीतिक उठापटक चल रही है बिहार में, उसका असर यूपी में भी देखने को मिलेगा, और यूपी में जो कुछ होता है उसका बिहार में कितना देखने को असर मिलता है। और एक चीज सर मैं और छूट गया, एनडीए में चिराग पासवान को 8 सीटें ऑफर हुई थी, 6 बिहार में और 2 यूपी में, क्योंकि तो एनडीए से अब अखिलेश यादव ने या तेजस्वी यादव ने कहीं से बात होकर खबर आई थी कि एनडीए तो इंडिया गठबंधन 8 सीटें देना चाहता है चिराग को। देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जहां तक जाति समूहों की बात है तो एक मिलता जुलते दोनों राज्य हैं, हिंदी पट्टी के बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, और इसलिए ये जाति समूह यहाँ जो है, जातियाँ उपजातियाँ बिहार में तो बहुत ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में भी कम नहीं है। तो उस हिसाब से देखें तो एक इनका एक जो मिजाज जो है वो मिलता जुलता सा मिजाज है, लेकिन एक फर्क है। देखिए उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जो है कि जागरूकता की कमी है उत्तर प्रदेश में, जो और वहाँ पे जो है धर्म का प्रभाव जो है ज़्यादा है वहाँ पे, धार्मिक बिहार की तुलना में वहाँ। और उत्तर प्रदेश, इसीलिए देखिए आप उत्तर प्रदेश को जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी कि उसको एक अपनी लेबोरेटरी बनाने की कोशिश करी वहाँ, और पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ पे बैठा के वो पूरी तरीके से उसको उसी तरफ हाँकने की कोशिश कर रहे हैं पूरी। तो वो सांप्रदायिकता उन्माद, उतना सांप्रदायिकता का उन्माद जितना हमने उत्तर प्रदेश में देखा है वो बिहार में हमने नहीं देखा है। और जहां तक देखिए ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार भी एक भारतीय जनता पार्टी ने लगभग स्वीप किया था वहां पे, लेकिन नीतीश उनके साथ थे वहां पे। इस बार नीतीश की को कमजोर किया गया है वहां पे, और नीतीश का खुद का आधार जो है वो कम हुआ है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि देखिए प्रभाव तो पड़ेगा, जैसा कि आपने ये सवाल किया तो लेकिन थोड़ा मैं यही कहूंगा कि अभी भी जो होल्ड है वहां पे भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की वजह से, और एक वो जो एक धर्म के तरफ से एक जो मोड़ दिया गया है, और अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो एक हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड वाली बात है वो कहीं न कहीं जो है वो वही उत्तर प्रदेश में ज्यादा जड़ जमा चुकी है, बिहार में उतना नहीं जमा है। बिहार में देखिए पलायन है, क्योंकि रोजगार के अवसर नहीं है वहां पे, अभी भी रोजगार के अवसर उतने नहीं है, और इसलिए, और वहां का युवा जो है एक्सपोजर उसका ज्यादा है, उसका युवा का, और वो थोड़ा जागरूक भी है, वो चीजों को समझने की कोशिश करता है, इसलिए उसको वो लगातार लोगों को रिजेक्ट करता रहता है, जो नहीं आया उनको रिजेक्ट करता रहता है। तो मुझे लगता है कि इसलिए वहां पे एक बड़ी चुनौती है, और इसलिए वहां पे जो है कि नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता इस बार कम हुई है उसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा। और आप देखिए तो वहां पे जैसे अब योगी आदित्यनाथ की अभी विश्वसनीयता में कमी वहां नहीं आई है उस तरीके से, तो ये फर्क यहाँ पड़ेगा। और तो जो आपने पशुपतिनाथ की बात करी, तो देखिए ये चिराग पासवान जो निश्चित रूप से आपने एक बात करी, उनको अगर 7 सीटें मिल रही थी तो वो चाह रहे थे कि बिहार में, वो जानते हैं कि देखिए उनका चिराग पासवान रामविलास पासवान नहीं है, अभी उनको समय लगेगा, और बीच में पशुपतिनाथ ने थोड़ा सा और उनका खेल बिगाड़ा था उसमें। तो और बिहार के बाहर और जितनी वो 5-6 उनको सीटें मिल गई हैं जहां से उनके अपने पहले भी एमपी थे, तो वही उनका एक प्रभाव क्षेत्र है जो है। उसके बाहर आपको मेहनत करने के लिए जो है कि मेहनत करनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश में निकलना पड़ेगा। उन्हें लगा कि अगर 7 सीटें दे रही थी तो ये तो उनके लिए लड्डू के समान था, लेकिन अगर उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं तो उसका वही कारण है कि वो जानते हैं कि वहां उनकी दाल गलने नहीं जा रही है। हाँ, बिहार में वो पुख्ता भूमि है, लेकिन यहाँ भी मुझे लगता है कि देखिए पारस, दूसरी आपने जो बात करी पारसनाथ और उनके बीच की, तो पारस की तो देखिए लड़ाई जो कमजोर थी। पारसनाथ को जो ऑफर मिला था या मिल रहा था, राज्यसभा का ऑफर मिल रहा था, उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि पारस को देखिए एक उन्होंने, वो भले ही राजनीति में रहे लेकिन उसमें रामविलास पासवान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। पारस की या उनके जो दूसरे भाई थे, ये सब लोग रामविलास पासवान, क्योंकि रामविलास पासवान एक जमीनी नेता थे
जो दलितों के बीच में जो जमीनी नेता थे वो, और उनकी पकड़ थी, और उनकी वजह से जो है एलजेपी जो है वो इतनी एक सक्सेस उसका रहा, और वो जानते थे किस मौके का फायदा उठाना है, सत्ता में किसके साथ रहना है, कौन सी पार्टी आएगी। उनको इसीलिए राजनीति के मौसम विज्ञानी कहा जाता था। वो एकदम से चले जाते थे, इधर से उधर चले जाते थे देखते हुए। तो यही थोड़ा थोड़ा इंस्टिंक्ट मुझे लगता है कि उनके बेटे में है, क्योंकि जिस तरह एक सवाल सर, एक सवाल सर और है, जिस तरीके से अगर बात की जाए कि जेडीयू के प्रत्याशियों को हराने का काम चिराग पासवान की पार्टी ने किया था जब 2020 के विधानसभा चुनाव में, और हारे भी थे जेडीयू के कई प्रत्याशी, तो इनके आने से एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार थोड़ा ऑकवर्ड फील तो नहीं करेंगे कि भाई अरे ये कैसे, अब क्योंकि मेरे संबंध तो पशुपति पारस से ठीक थे और अब चिराग आ गए जो मुझे लगातार कोस रहे थे अभी 4 साल पहले से, तो उसमें कुछ देखिए बिल्कुल बिल्कुल ऑकवर्ड वो महसूस कर रहे होंगे, मन ही मन वो जो है कहीं ना कहीं मसोस के रह रहे होंगे वो, और अपमानित हुए हैं वो, एक तरह से मैं कहूं तो बिल्कुल तरीके से उनको अब लग रहा होगा कि मैं क्यों आया इस तरफ, क्योंकि वही चिराग पासवान जिन्होंने उनके लिए खाई खोदी, उनकी कई सीटें कम कर दी उन्होंने, और आज वो बीजेपी के सामने जो है उनकी बार्गेनिंग कम हो गई इसीलिए, और यहां तक कि जो 2 डिप्टी सीएम उनको स्वीकार करने पड़े थे इसीलिए कि उनकी सीटें कम हो गई थी, और उसके लिए बहुत बड़ा चिराग पासवान जिम्मेदार थे। और अभी भी वो इसीलिए देखिए जो एलजेपी में जो टूट हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार का हाथ था। वो चिराग को कमजोर करना चाहते थे, और जिस तरह से उनका सामान फेंका गया वो भी जी की नीतीश जी थे जो पीछे, वो तो पूरा एक तरीके से लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो भड़ास निकल रही है, जो प्रत्याशी हारे और उसका पशुपति पारस जी तरीके सांसदों को लेकर लग गए थे। पूनम सिंह जी आपकी तरफ आऊंगा अभी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल सर बिल्कुल। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये सामने दिखती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल करती है। जब पशुपति पारस जो है 4 एमपीज को लेके आए तो उनको जरूरत थी, उन्होंने उनको तवज्जो दी और चिराग को अलग कर दिया, लेकिन अब इस समय उनको लगा कि पशुपति नाथ का कोई जनाधार उस तरीके से नहीं, एज फैक्टर भी हो गया ना कि एज हो रही है, एज भी हो गया, वो युवा है, और चिराग जो है यात्रा पे भी निकले, उन्होंने अपना वोट बैंक पुख्ता करने का एकदम प्रयास भी किया है, तो उनको लगा कि चिराग से फायदा ज्यादा हो सकता है न कि पशुपति नाथ से। तो उन्होंने पशुपति नाथ को, हालांकि उन्होंने ये कोशिश करी, भाजपा ने, ये कहना होगा कि भाजपा चाहती थी कि उनमें एका हो जाए और दोनों साथ रहें ताकि उनको जो है नुकसान ना हो पासवान वोटों का, लेकिन पशुपति नाथ उनको लगा कि वो काफी मजबूत है और उनके साथ लोग हैं, उनके साथ वोट बैंक है, वो कमजोरी उनकी थी, इसीलिए उनको डंप कर दिया गया। वो माने नहीं, राज्यसभा की सीट भी ऑफर की गई थी बीजेपी द्वारा, लेकिन उनको ये एक मुगालते में रहे कि वो जो है कि एक बड़े नेता हैं पासवान समाज की, और यही एक दिक्कत हो गई, और इसी के साथ वो अब आने वाले दिनों में फैसला कर लेंगे। पूनम सिंह जी, जो बात अभी पीयूष सर ने कही, यही लगभग बात आरजेडी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, मनोज झा को। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास एक दिमाग तो बहुत अच्छा है, यूज एंड थ्रो बहुत अच्छा करती है वो, जिससे जितनी जरूरत हुई उससे उतना लिया, उसका जब उसके काम निकल गया तो उसको बाकायदा बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे आरोप लगा रहा विपक्ष आप पे। ये विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं जनता के बीच लेकर जाए। विपक्ष तो नरेंद्र मोदी, अब सुनिए गोपाल जी, सुनिए तो, कोई आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। 2 करोड़ रोजगार, अरे रोजगार नहीं मान रही है मुद्दा, अरे उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार, काला धन वापस आ जाएगा 100 दिन में। अरे आप सुनिए तो, 100 दिन में काला धन, शौचालय घर देने का काम किया माननीय नरेंद्र 100 दिन में काला धन। गोपाल जी पूनम जी को बात खत्म कर लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ, उनको बात खत्म कर लीजिए। हाँ आप बात रख सकती हैं अपनी। आप कह रहे हैं काम नहीं किया, 12 करोड़ जो गरीबों को शौचालय देने का काम किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया था क्या? आपकी भी सरकार थी ना केंद्र में, कितने लोगों को सामान देने का काम किया? 14 करोड़ गरीबों को नल से जल देने का काम किया गया है। शहरी आवास योजना से 3 करोड़ लोगों को उससे लाभान्वित होने का काम किया गया। ग्रामीण आवास योजना से 3 करोड़ लोगों को लाभार्थी हुए। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। आप बात करते हैं कि काम नहीं, 1200 का सिलेंडर कौन बेच रहा है? 1200 का, अरे आपका 2012 में किसकी सरकार? 1200 का सिलेंडर दोबारा। गोपाल जी आपके पास आऊंगा, पहले पूनम जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आप लोग
कांग्रेस के लोग आरजेडी को सुनने की क्षमता नहीं रहती है। 2012 में 12 रुपए सिलेंडर पे किसकी सरकार थी? आप बताने का काम करिए। उस समय आपकी सरकार थी। आप कहते कुछ है, करते कुछ है। कहते कि बीजेपी जो कहते हो करते। बीजेपी ने कहा था 3 तलाक खत्म करें, खत्म किए। 370 धारा हटाए तो हटाए। आपके साथ राम मंदिर का काम के संकल्प पत्र राम मंदिर बनवाएंगे, वो बनवाए। ये भारतीय जनता पार्टी कमिटमेंट वाली पार्टी है, जो कहती है वही करती है। ये अरे 370 धारा का बिहार में भी तो कुछ हो भाई। बिहार की बात कर रहे हैं हम, कश्मीर की कहाँ कर रहे हैं। तो बिहार पे फोकस रखेंगे। हमने सच्चाई इनको नहीं जानकारी है। आपको बहुत जानकारी है। तो जिनके पास जानकारी, जो अपने आप को बहुत जानकार बता रहे हैं, गोपाल कृष्ण जी, मुझे लगता है ज्यादा जानकारी के साथ आप ही बता सकते हैं। आपके पास मुझे लग रहा है जानकारी कुछ ज्यादा ही आ गई है। तो बीजेपी के प्रवक्ता माननीय पूनम जी को आज जानकारी दे देता हूं। हाँ। जो 3-5 राज्य का भी जो चुनाव हो रहा था ना, उसमें उसी दौरान, चुनाव के दौरान 20 से 22 जम्मू कश्मीर में शहीद हुए। उसमें आईजी के भी थे और कर्नल भी थे, मेजर भी थे। बता दीजिए कि 370 का क्या फायदा है? जो 370 का झुनझुना बजा रहे हैं ना, वो कागज पर बज रहा है। 370 का झुनझुना कागज पर बज रहा है। किसी दिन अच्छा समय निकाल के हम कश्मीर पे भी चर्चा कर लेंगे। कश्मीर पे भी कितना विकास हो, इस पे भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल पशुपति पारस आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक पशुपति पारस है। उनको क्या किया गया, इस पे बात कर लेते हैं ना, कि भाई चिराग पासवान ही क्यों लेके चले गए। गोपाल कृष्ण जी, अभी बिहार की बात करते हैं ना, बिहार की बात कर लेते हैं। कश्मीर की बात करने के लिए समय है मेरे पास। आप दोनों को इन्वाइट करूंगा जब मैं उस पर डिबेट करूंगा। प्लीज अभी हम बिहार की बात कर ले। फिर वही है, मूल मुद्दों से सारी पार्टियों को निकल जाना है। कांग्रेस का एक व्यक्ति कभी भी किसी बड़े आंदोलन में कर रहा हो 2014 के बाद से, तो बता दीजिए। सिर्फ पैदल चलने को आंदोलन नहीं कहते हैं। उसमें कितने लोग मिल पा रहे हैं? कोई पत्रकार जा रहा है तो मारा जा रहा है। सच्चाई आप भी सुनना सीखे। आपके भी 14 विधायक उठ के दूसरी तरफ चले गए थे। 14 तो नहीं गए, 2-4 तो गए ही ना। फोन बंद कर दिया था उन्होंने भी। अब आप भी बात सुनिए। नहीं गोपाल जी, बात आप सुनिए। अब आप अपनी बात रख सकते हैं। बस कश्मीर और फिर रशिया और दुनियादारी नहीं करनी ना। अभी बिहार पे बात कर लें। बिहार की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो 2 करोड़ की बात किया था पर साल, यानी 18 करोड़ तो छोड़ दीजिए। जो आर्मी में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट था उसको खत्म कर दिया, अग्निवीर किया। पूरे बिहार के लड़कों ने विरोध किया। क्या जो सैनिक बनकर देश की सेवा कर रहा है, प्राण की आहुति दे रहा है, जान की आहुति दे रहा है, क्या उसको पेंशन का हक नहीं है? उसके लिए आपने अग्निवीर ला दिया 4 साल का। ये भारत की सेना को खराब करने का काम कर रहे हैं मोदी जी। जब उनके गुजरात से कोई सैनिक नहीं होता है, तो जहां से होता है उसका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। सैनिक का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। तो मनोबल बढ़ाने अडानी अंबानी व्यापारियों का, ये व्यापारी का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इनका ये एटीट्यूड है कि सब बेच के व्यापारी को दे दो और सैनिक का सैलरी भी आधा कर दो। ये लोग गजब लोग हैं। सेना को बर्बाद कर दिया इन्होंने। देश के राष्ट्रीयकरण करने का काम को खत्म कर दिया। रेलवे को बेच दिया, बैंक खत्म कर दिए। जो इंटरेस्ट दिए जाते थे, गरीब गुरबा इंटरेस्ट पर जीता था, उसको इंटरेस्ट को खत्म कर दिया। तो इन लोगों को क्या कहिएगा। और सुन लीजिए, बिहार की हालत, जो पशुपति पारस जी हैं, पशुपति पारस जी चूंकि नीतीश के करीबी थे, इसलिए जानबूझकर पशुपति पारस को अबैंडन किया गया लास्ट मोमेंट पर। अगर ये काम 1 महीना पहले कर देते तो वो अपना कहीं और देखते। अभी तो उनकी हालत हो गई है कि बगैर नोटिस दिए घर से निकाल दिया है। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो नीतीश कुमार से उनकी करीबी थी, इसलिए ये काम किया गया। पूनम जी, ये तो गलत है कि आपने उनको पहले से आगाह कर देते कि भाई आपकी बात नहीं बन पा रही है। और लेकिन पूनम जी ने कहा है कि उन्हें कुछ मिलने वाला है। पूनम जी बार बार कह रही है वो एनडीए से अलग नहीं हुए, उन्हें कुछ मिलने वाला है। प्रवक्ता झूठ बोलता है। आप भारतीय जनता पार्टी का निर्णय लेने वाले होते हैं क्या? है ना, 1200 का सिलेंडर दोबारा रिफिल नहीं किया गया। दोबारा रिफिल नहीं हुआ सिलेंडर। सच्चाई से बहुत अलग है जो बोलते हैं। सच्चाई से 2 करोड़ रोजगार, बिहार का गरीब लड़का 12,000-15,000 की नौकरी मांग रहा है आपसे। गैंगमैन, डी-मैन, रेलवे लाइनमैन का नौकरी मांग रहा है 12-15,000 का। आप लाठी चार्ज करते हैं क्रूरता से। सनातन का बेटा है वो भी, भारत का नागरिक का बेटा है वो भी। आपने क्रूरता से लड़कों पर लाठियां बरसाई बिहार में। यही सरकार है क्या? चलिए गोपाल जी जवाब ले लेते हैं, जल्दी से जवाब ले लेते हैं पूनम जी।
देखिए राहुल गांधी शक्ति का विरोध कर रहे थे, यही राहुल गांधी कहते थे घूमने जाती है, ये लोग सनातन से मरते हैं। इटालियन जो डेंगू मलेरिया सनातन को इनका शिक्षा होती है, आप तो समझाइए कि क्या बात करते हैं? सनातन समझने की चीज है, आप लोग सनातन को गाली पर छोड़ते हम हैं। कोई नहीं दे रहा है, हम लोग किसान लोग हैं। अरे सबसे ज्यादा बयान तो सोनिया गांधी पे बिहारी की तरफ से आए थे, कांग्रेस की जब अध्यक्ष थी, मंत्री है शायद वो गिरिराज सिंह जी, और तो ना जाने क्या क्या कहे गए। कुछ भी मणिपुर में महिलाओं का हाल सुन लीजिए। अब जवाब देने दीजिए ना उनको, अरे जवाब देने दीजिए। दोनों लोग एक ही सवाल पूछेंगे तो किसी का जवाब नहीं मिलेगा, मिलता भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो दे रहा है कोई भाजपा का प्रवक्ता। दीजिए पूनम जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, एक बार आप जो आपने ईयरफोन लगा रखा उसे सही कर लीजिए, आप म्यूट भी हो गई हैं, इसीलिए कह रहा हूं। आप चिल्लाएंगे नहीं ना तो आराम से बात सुन सकेंगे, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी हमारे पास। अब आप बात को कंप्लीट करिए। देखिए ये कहते हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ, ये कह रहे हैं कि हमारे तेजस्वी जी सब विभागों में बहाली, उनके अपने विभाग में कितने लोगों को बहाली किए, ये तेजस्वी जी बताने का काम करे। शिक्षा मंत्री इनके बैठते नहीं थे, वहाँ के पाठक ने बहालियां कराई। ये कहते हैं कि हमने 17 महीने के पहले ये लोग जब कुर्सी थी तो ये लोग बिहार के जनता के जाने का काम नहीं किए। जब सत्ता चली जाती है तो इनको जनता की याद आती है, सत्ता रही तो आपको जनता की याद नहीं आई। क्यों भाई? आपको विधानमंडल में सत्र चल रहा था, उस समय आपको सदन में बैठ करके अपने क्षेत्र की बातों की समस्या पर रखना चाहिए था। इतना पैसा खर्च होता है सदन में चलने के लिए, लेकिन इनकी कुर्सी क्यों अपनी पड़ी थी? बिहार की जनता के पास अपने लिए रोने के लिए गए थे। बिहार की जनता इतनी बुड़बक नहीं है, साल में तो एक जॉब दिए नहीं। आप क्या बात करते हैं? जब जॉब दे दिया तो आपको तकलीफ हो रहा है ना? जब आपने आपके पास 10 साल सरकार थी ना, 9 साल बिहार में भाई, बिहार में 9 साल, अब एक फैक्ट्री खोल लेते मोदी जी, एक फैक्ट्री मोदी जी खोल लेते बिहार के लिए। इसीलिए लोगों ने बिहार का लालू जी को आरजेडी को हटाकर बीजेपी को चुना। गोपाल जी बात सुन लीजिए, वैसे ही उनकी आवाज बहुत कम आ रही है, सुन भी नहीं पा रहे हैं, पीयूष सर भी नहीं सुन पा रहे हैं, फिर विश्लेषण में उन्हीं के पास आखिरी में जाऊंगा। तो एक बार जरा मैं उनकी आवाज भी आ जाने दीजिए। आप बहुत ज्यादा जोश में लग रहे हैं, पता है आज बहुत अच्छे विकेट गिरा लिए हैं कांग्रेस ने वहां, और इंडिया गठबंधन ने गिराए हैं। हंसी बता रही है, लेकिन वोट नहीं मिले तब मैं आपसे पूछूंगा, 4 जून को भी मिलूंगा मैं आपसे। पूनम जी देखिए, शक्ति जी आज उनके गठबंधन के नेता है, और सुनील जी जो राबड़ी देवी जी के भाई कहे जाते हैं, उनसे पूछा गया कि पशुपति पारस जी को आप लोग अपने पार्टी में ले, इनके नेता तेज प्रताप कहते हैं कि हमारे पार्टी में आएंगे तो हम तेज प्रताप की बातों को तो कोई मानता नहीं है। सुनील जी कह रहे हैं कि वो तो बुढ़े हो चुके हैं, बॉल फ्यूज हो गया है, उनको हम लोग क्यों रखेंगे। इनके नेता ऑफर देते हैं कि हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि जो सबको सम्मान देने का काम करती है। इन लोगों को सिर्फ परिवार से बच जाए तो किसी को वो कल्याण होगा, वो भी बचता है तो अपने भाई को, बहनोई को, मणिपुर को जला दिया, मणिपुर को जला दिया। अरे परिवार तोड़ के ही परिवार बनाया जा रहा है। अब देखिए जैसे राज ठाकरे को लेके आ रहे हैं एनडीए में, चिराग पासवान को लाए एनडीए में। चलिए अब जय शाह कौन है मैडम? जय शाह कौन है? जय शाह कौन है? अरे बताइए ना, जय शाह कौन है? जय शाह कौन? चलिए एक सवाल गोपाल जी, एक चीज मैं आपको रोकूंगा। पूनम सिंह जी एक चीज समझिए, अब आप लोग आ गए हैं, अभी कुछ समय बाद फिर से चुनाव है विधानसभा का, एक बहुत मांग है वहां पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की, लगातार मांग उठती है। अभी आपकी पार्टी जब विपक्ष में थी थोड़े दिनों के लिए, ज्यादा दिन विपक्ष में रहना पसंद नहीं करती लेकिन थी, तो उन्होंने कहा था ये कि तेजस्वी यादव क्रिकेटर होने के बाद भी उनका दर्द नहीं समझते हैं। वही बिहार में जब अभी मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम जब वहां पहुंचती तो उनके पास होटल में क्या सीन था ये तो सबने वो वीडियो भी देखा, 2-2 टीमें खेल रही थी। थोड़ा खिलाड़ियों पर भी ध्यान दे दीजिएगा, आपकी सरकार चूंकि वहां पर है और कोई किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी खेल को नहीं रखा है, तो मैं चाहता हूं कि आप उन्हें रखें और इस बात को आप सरकार तक पहुंचा दें, निवेदन है। क्योंकि खिलाड़ी बहुत मैसेज करते हैं, कप्तान वहां के बहुत परेशान रहते हैं, 2-2 टीमें उतरती हैं। जब 370 की बात हो रही तो खेल की बात भी हो जाए। नरेंद्र मोदी जी ने भी आपने देखा वो किस तरह से सम्मान करने का काम किया था। ये एनडीए की सरकार बहन है, बिहार में जी भी कुछ इनका काम सम्मान- नीतीश और सम्राट चौधरी से भी करवा दीजिए, हम तो आप ही को पकड़ेंगे। हम कहा
माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे, एक लाइन कह दी माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, सीधे आप ऊपर चली जाती हैं मोदी जी के पास, तो थोड़ा हमें भी डर लगता है। तो थोड़ा मैं बिहार पे ही फोकस करना चाह रहा था। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि बिहार की भलाई के लिए सरकार को जो भी बस मैं यही चाह रहा था कि आप एक बार कह दें कि बिहार की भलाई के लिए ही काम किया जा रहा है। पीयूष सर, फाइनल कमेंट मैं आपसे लूंगा। बिल्कुल, जो भी उचित निर्णय लेना होगा बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार ले रही है। इस खिलाड़ियों के लिए जो आपने कहा है उसकी भी चिंता बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि नारा भी है खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ऐसा कुछ करके। झूठा मुट्ठा है वो, बिहार में भाषा है झूठे मुट्ठे। अरे आप लोग कितने घोटालों की पार्टी है, भ्रष्टाचार की पार्टी है, उस पर तो आप चिंता कर लीजिए। आप लोग चंदा चोर कौन है? चंदा चोर कौन है? चलिए मैं फाइनल कमेंट लूंगा पीयूष सर आपसे, और फिर मैं डिबेट को क्लोज करूंगा। पीयूष सर। चोर, चंदा चोर। ये देखिए, ये एक बार जो है कि पूनम जी लगातार बात कर रही हैं कि हमारी पार्टी सबको सम्मानित करती है। कब करेगी? ये जो है कि अगर चिराग पासवान के साथ क्या किया, जो कि अपने को हनुमान मोदी जी कहते थे, कितना अपमानित किया गया उनको, ये सब ने देखा। अभी पशुपतिनाथ के साथ क्या हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। दूसरा देखिए, किस तरह से आपने भी इस बात की जिक्र किया था कि जिस तरह से उनके नीतीश बाबू के एक जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जो जनसंख्या को लेके बिहार की, और उसमें किस तरह से महिलाओं की भूमिका को, किस तरह से रोना रोया था भाजपा की महिलाओं ने, और क्या क्या नहीं कहा था उनको। और तो वो ये अब इनके सुर बदल गए हैं। अब उनके लिए जो है कि सम्मानित व्यक्ति की बात बोल रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, जो सम्मानित की बात करते हैं, इन्होंने किसान सम्मान की बात करते हैं, किसानों को 500 रुपए महीना देके सम्मान की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए सिर्फ और सिर्फ जो है, अरे एक किसान को थोड़ी मिल रही है। अरे पूनम जी, थोड़ा एक सेकंड सर, मैं आपको रोकूंगा। पूनम जी, वो 11 करोड़ सिर्फ एक किसान को नहीं दी जा रही ना, वो तो सारे किसानों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो महीनेवार जो आंकड़ा सरकार देती वही पीयूष जी बता रहे हैं। सर कंटिन्यू। तो वही मैं कह रहा हूँ, हर किसान को 500 रुपए मिलता है, जो अभी इन्होंने अभी बढ़ाया है, जो उसको मेरे ख्याल से 8,000 कर दिया था मैनिफेस्टो में इन्होंने अपने, या इस बात चल रही थी बढ़ाने की। तो सिर्फ 500 रुपए उनका आता है, और 500 रुपए में क्या उनका कुछ राहत होती है कि नहीं होती है? देख कहाँ इतने महंगे उनके इनपुट्स, उससे कहीं ज्यादा उनको जो लागत पड़ जाती है। तो वही भारतीय जनता पार्टी एक सिंबॉलिक रूप में बात करती है, और जिनका अपमान करती है उनको कहती है हमने सम्मान दिया है, सबका सम्मान दिया है, और लोगों को अपमानित करती चली जाती है। इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार जितना अपमानित महसूस कर रहे होंगे चिराग पासवान को जो भाव दिया गया है, आप समझ सकते हैं। अब वो चूंकि वो कह चुके हैं कि मैं हमेशा के लिए आपके पास आ गया हूं, तो अब उनका पलटी मारना मुझे नहीं लगता कि अब वो संभव है उनके लिए, क्योंकि के भी तो कहां जाएंगे, क्योंकि आरजेडी में या महागठबंधन में तो वो नहीं जा सकते, जगह मिलेगी उन्हें। तो निश्चित रूप से अपमानित महसूस कर रहे होंगे वो लगातार, और ये जानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस तरह से धीरे धीरे कमजोर करती है, और जेडीयू इसका साक्षात उदाहरण है। देखिए चिराग के पीछे कौन था? भारतीय जनता पार्टी की ताकत थी जेडीयू को कमजोर करने में, वरना चिराग क्या थे? वो भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे थी। तो ये जानते हुए भी अगर जेडीयू नीतीश कुमार उसमें चले गए हैं, तो इससे बड़ा वो अपने को अब इस समय मुझे लगता है ये अब ये आने वाले दिनों में बिहार की स्थिति मुझे लगता है बहुत रोचक होने वाली होगी। आरजेडी के प्रवक्ता जाहिद अंसारी जी हैं। सर एक बयान था तेजस्वी यादव का, 2024 चुनाव के बाद या 2024 के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी। अंसारी जी, तेजस्वी यादव ने बयान हर जगह बहुत खुले मन से दिया था, और ये सरकार से जब समर्थन वापस लिया नीतीश कुमार ने, उसके बाद ही ये उन्होंने कहा, जब वो पाला बदल के एनडीए के पास गए थे। सर आप म्यूट है, अपने आप को अनम्यूट कर लें। सर आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही है। पूनम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जाहिद अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और गोपाल कृष्ण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पशुपति पारस का गेम ओवर, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो उनके साथ जो हुआ ये खुद ही बयां कर रहे हैं। आज उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन अब देखना होगा कि बिहार का सियासी रुख किस तरफ जाएगा। 40 लोकसभा सीटें हैं, और आने वाले दिनों में
जो इंडिया गठबंधन है उसकी भी सीटों का ऐलान हो जाएगा। सारे प्रत्याशी मैदान में होंगे और उसी के साथ देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, इंडिया या एनडीए। फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।